हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अभिलाष 108 में, जहाँ पर हम करते हैं डेली प्रैक्टिस सेशन। जो आज हमारा सेट नंबर 25 है। 24 सेट हमारे हो चुके हैं और आई होप आपने सभी के सभी क्लासे बहुत अच्छे से देख ली होंगी और समझ भी ली होंगी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ टॉप 10 जीके जीएस स्टैटिक क्वेश्चन, जो होते हैं हमारे PYQ क्वेश्चन, होते हैं अति महत्वपूर्ण सवाल, जो हम करते हैं व्याख्या सहित चारों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमने लिया फिजिक्स से। क्वेश्चन है कि किसी जब कोई नाव समुद्र नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, थोड़ा ऊपर की ओर उड़ जाती है, क्यों? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, थोड़ा ऊपर उड़ जाती है, क्यों? तो हमको वही बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस चीज का हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पृष्ठ तनाव के कारण, उत्प्लवक बल के कारण, घनत्व के कारण या श्यानता के कारण। तो स्टूडेंट, हमारे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाए घनत्व के कारण। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम होगा, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी को बोलते हैं द्रव्यमान अपॉन एरिया, यही ना होता है। तो आप द्रव्यमान अपॉन एरिया होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको पता होगा, जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो होता है लवणता अधिक होती है नदी की अपेक्षा। तो जहाँ लवणता अधिक होगी तो डेंसिटी समुद्र के पानी की अधिक होगी, तो और नदी के पानी की डेंसिटी कम होगी और समुद्र के पानी की डेंसिटी अधिक होगी। तो जिससे क्या होता है कि नाप अपने थोड़ा सा तल उसको ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे पृष्ठ नाप। पृष्ठ नाप को बोलते हैं कि पृष्ठ का टाइट होना, यानी कि सरफेस का टाइट होना। तो आपको पता होगा पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, जिसका पृष्ठ तनाव कम होता है वो वस्तु ऊपर की ओर रहती है। उत्प्लवन बल को जो दिया था वो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। इसमें होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के द्वारा हटाया गया जो पानी होता है वो उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। श्यानता बोलते हैं जो जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा, जितना टाइट होगा, उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। तो स्टूडेंट, चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स और के देखा जाए तो ये ज्योग्राफी, दोनों में क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि समुद्र द्वारा पृथ्वी का दिन में गर्म होना किस कारण से होता है, यानी कि जब सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं वो किस कारण पृथ्वी हमारी जो होता है टेम्परेचर यहाँ का हाई हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर 1 संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संघनन द्वारा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। विकिरण को हम बोलते हैं रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के द्वारा जो सूर्य से जो रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर पड़ती है उससे हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई हो जाता है। तो उसके लिए सही आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि विकिरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कि सूर्य के द्वारा जो विकिरण पृथ्वी पर आती है उसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब ऑप्शन आप देख रहे होंगे संवहन। संवहन की आवश्यकता हमको होती है, ये द्रव और गैस में काम करता है। संवहन द्रव और गैस में काम करता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो होते हैं अणु दूर दूर होते हैं, तो क्या करते हैं अणु खुद से गति करते हैं और एक दूसरे के पास जाते हैं, जिससे ऊर्जा ट्रांसफर होती है। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चालन, चालन का जो यूज होता है वो हम सॉलिड में करते हैं। सॉलिड में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक चिपके होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं वो बल अधिक होता है, जिसके कारण अगर हम इधर से हीट देना शुरू करते हैं एक साइड से, तो दूसरी साइड हीट ट्रांसफर हो होकर दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तो वो किसके द्वारा होती है? वो चालन के द्वारा होती है। तो स्टूडेंट, तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैंने तीनों का तीनों ऑप्शन आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए हैं और आप समझ भी गए होंगे कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और जो दो और ऑप्शन थे वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जरूर जाता है कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है और जो बदलता है वो क्या कौन सा इसमें कारक काम करता है। चलिए स्टूडेंट, इस ऑप्शन का भी आंसर देख लेते हैं।
डायनोमा के द्वारा, बैटरी के द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत मोटर। यानी कि आपको पता होगा यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गतिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के दोनों को जोड़ के बराबर जो होती है यांत्रिक ऊर्जा होती है। यानी कि या तो कोई चीज गति करेगी या कोई चीज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अगर ये चीज दोनों चीज अगर हो रही है तो समझो वहाँ यांत्रिक ऊर्जा काम कर रही है। जैसे कि आपको देखा होगा जो विद्युत मोटर होती है, आप सबके घर पे समरसेबिल होंगे। समरसेबिल जब हम विद्युत मोटर ऑन करते हैं तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, यानी कि वहाँ यांत्रिक ऊर्जा काम कर रही है। तो उसके लिए हम विद्युत मोटर का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कुछ ना कुछ शब्दावली होती है जो हम शब्दावली यूज नहीं करते हैं, एग्जामिनर उसको पूछ लेता है। तो आज मैंने एक शब्दावली का क्वेश्चन भी रखा है, तो उसमें है बाटुलिज्म क्या है, यानी बाटुलिज्म जो होता है वो क्या होता है। भोज्य पदार्थों में होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या जल जनित, यहाँ था विषैलापन। ये मुझे टाइपिंग में गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए, यहाँ था विषैलापन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखेंगे तो हमारा को राइट आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ में जो होने वाला विषैलापन होता है ना, उसको बाटुलिज्म बोलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 5 क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगर आपको क्लास और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है और बने रहना है। आप चाहे क्लास को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन क्लास को आपको पूरी करनी है, ध्यानपूर्वक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मांडी, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये यूपीपीसीएस के 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने क्वेश्चन वहीं से उठाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्लीज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने उठाया है मध्यकाल से, क्या वो मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हमारा क्वेश्चन है कि पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से है। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल जो है ये दादा भाई नौरोजी की बुक थी। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत का धन किस प्रकार से लूट कर ले जा रहे हैं, भारत को गरीब कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। लेकिन ये पूछा गया कि इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दादा भाई नौरोजी को ही मतलब कि वृद्ध पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। क्यों, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है और किस सन में जोड़ा गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। चलिए स्टूडेंट ऑप्शन देख लेते हैं। आम चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों को बनाए रखना। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि आम चुनावों में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और आम चुनावों में जो मतदान करने का जो अधिकार है वो हमारा राजनीतिक या नैतिक अधिकार होता है। इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो मतदान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट इस लोकतंत्र में जनता के पास एक अधिकार होता है जिसके कारण वो अपने पावर का यूज कर सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को मतदान जरूर करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने उठाया स्टैटिक से। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, नैरोबी, भोपाल, बांदा, न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। स्टूडेंट मैंने इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं किया। मैं चाहती तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती थी, लेकिन आपको मुझे कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं डालना। अगर आपसे क्वेश्चन मालूम करता है कि वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है तो आप इसका आंसर भोपाल लगाएंगे। अगर पूछेगा
कि भारतीय वन संस्थान कहाँ पर है। अगर प्रबंधन नहीं आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा फिर देहरादून। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन होते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। स्टूडेंट आप ऑप्शन देख पा रहे हैं नैरोबी। नैरोबी जो है वह केन्या की राजधानी। बांदा हमारे यूपी में है, और बांदा की क्या चीज फेमस है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर स्वीकार है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे। तो ये भी क्वेश्चन स्टैटिक का ही है, अगर आप स्टैटिक को, और ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। यानी कि निम्नलिखित शहरों में से किस में से देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। चलिए स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक और कानपुर। तो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, हमारे ऑप्शन का राइट आंसर है। और कानपुर कहाँ है, ये पड़ता है यूपी में। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, कानपुर में। अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। ये आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने उठाया योजनाओं से, क्योंकि आपको पता होगा योजना हर एक एग्जाम में पूछे जाने का एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, और हम इनको योजनाओं को याद नहीं करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं। तो सोचते हैं कि बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा। लेकिन आजकल हमको एक एक नंबर से हार जीत हो रही है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, और एक न एक योजना को हम पर डे अपने सेट में शामिल भी करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है। जो प्रधानमंत्री वाणी योजना आई थी, इसका संबंध किस चीज से है। ऑप्शन नंबर एक है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, लोक संगीत के विकास से, या लोकसभा में दृश्य श्रव्य प्रसारण से, या सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई को यूज करने से। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा कि इसका जो संबंध था वो सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई के यूज से था। तो वाणी योजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, ये आप अपने क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और ये एक स्टडी प्लेटफॉर्म ही है, और ये हम आप सभी के लिए बनाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बड़ी बड़ी क्लास ना करके, हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो छोटी क्लास में अधिक कंटेंट अगर हमको मिल जाए तो इससे फायदेमंद चीज हमारे पास क्या हो सकती है। और हम हर एक प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन उठाते हैं, और हमारी टेंडेंसी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखते हुए अपना सेट तैयार करते हैं। तो छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए होता है कि थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट ने क्लास कर ली उन सबके लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स 108। तो चैनल पे बने रहिएगा, और अपना प्यार, अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही सेशन रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।